कोई क्वेश्चन आ जाए तो कौन से क्षेत्र में है? मांड क्षेत्र में। आप जानते होंगे कि जैसलमेर जो रियासत है, इस जैसलमेर का कभी प्राचीन नाम हुआ करता था मांड। क्या नाम हुआ करता है? मांड। आपको पता हो हमारे राजस्थान में एक ऐसा स्थान है जहां पर मांड महोत्सव का आयोजन होता है, वो है मारवाड़, यानी कि जोधपुर। इसका मतलब ये जो मांड गायकी है, इसका जो एरिया रहा है वो मारवाड़ भी है और साथ में कौन सा है? जैसलमेर भी। यानी कि जब हम जिलों की बात करेंगे तो याद रखिएगा मांड गायकी का जो प्रचलन है वो जैसलमेर है, जोधपुर है। मारवाड़ की बात हो रही है तो जोधपुर है, फिर बाड़मेर है, फिर आपके बीकानेर है, फिर आपके बालोतरा है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो गायकी होती है वो कौन सी है? मांड गायकी। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मांड गायकी निम्न में से किस पर आधारित है? तो आपको याद रखना है श्रृंगार रस पर। यानी कि इसके अंदर सर्वाधिक श्रृंगार की चर्चा की गई है। जैसे यदि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मांड गायकी का सबसे प्रसिद्ध कोई गीत है तो वो है आपके केसरिया बालम, आवोनी पधारो मारे देश। ये जो गीत है ये कौन सी गायकी का है? मांड गायकी का। और आपको पता होगा केसरिया बालम एक किस प्रकार का गीत है? श्रृंगारी गीत है। इसके अंदर यदि प्रसिद्ध कलाकारों की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो याद रखिएगा अल्लाह अल्लाह जिलाई बाई, जो कि आपके बीकानेर की है। इसके अलावा आपके गौरी देवी है, ये आपके बीकानेर की है। एक गौरी बाई अलग है जिसे वागड़ की मीरा बोलते हैं। इसके अलावा आपको एक नाम और सुना होगा, बहुत चर्चा में भी रहा था, वो है बतूल बेगम। 2022 के अंदर इनको मांड गायिका के कारण ही नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक नाम आपको याद रखना है जमीला बानो। जमीला बानो जिसका संबंध है जोधपुर से, याद रखिएगा जोधपुर। एक आपको याद रखना है बन्नो बेगम, ये है आपके जयपुर से संबंधित। तो ये प्रमुख महिला हैं जिन्होंने मांड गायकी को क्या दिया है? बढ़ावा दिया है, उतारी।
इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो कोई महिला का नाम देके आपको पूछ लेगा, ठीक है। वरना इस गायकी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे भी बन सकते हैं। ये तो उस क्षेत्र के नाम पर गायकी का नाम है, ठीक है, कि मांड गायकी मतलब मांड क्षेत्र की है। ये केवल इसी क्षेत्र वालों को समझ में आती है। ऐसी गायकी जैसे करौली और दौसा के अंदर गाने बजते हैं ना, तो हम मारवाड़ वालों को पता नहीं चलते, बस ऐसा लगता है कि ठीक है कुछ चल रहा है नाच लो। हम्म जैसे रसिया वसिया कुछ बजे ना, तो केवल रसिया ही समझ में आता है। हाँ ये जरूरी है, ताकि पता रहेगा कि मांड गायकी इन क्षेत्रों में क्यों है। तो ये वजह है कि एक तो जैसलमेर का भी प्राचीन नाम है, और ये तो कांस्टेबल में पूछा गया था कि मांड महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। ये तो मांड गायकी क्षेत्र विशेष मांड मांड क्षेत्र में। एक है मांगणियार गायकी। मांगणियार गायकी मांगणियार जाति से संबंधित है। और ये जो मांगणियार जाति है, याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये सिंध प्रांत की एक मुस्लिम जाति है। सिंध प्रांत की मुस्लिम जाति। सिंध प्रांत है ना, जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा लगाता है। सिंध प्रांत के 6 जिले, घोटकी, शुकुर, संगर, खेरपुर, उमरकोट, थारपारकर, वो तो सिंध प्रांत की मुस्लिम जाति है कौन सी? मांगणियार गायकी, मांगणियार जाति। उन्हीं जाति की गायकी है मांगणियार जाति। और ये हमारे राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? तो वो है आपके मूलते, बाड़मेर, बालोतरा, वे जैसलमेर। इन क्षेत्रों में ये जाति निवास भी करती है, मांगणियार जाति। और मांगणियार जाति एक सिंध प्रांत की मुस्लिम जाति है। इनकी जो गायकी है वो मांगणियार गायकी कहलाती है। ये गायकी होती है शुभ अवसरों पर। जब कोई घर में अच्छा कार्य हो ना, शुभ अवसरों पर। अब ये शुभ अवसर, घर में एक बच्चे का जन्म लेना भी एक शुभ अवसर है, ठीक है। इधर यदि मैं प्रमुख कलाकार की बात करूंगा तो मांगणियार में एक तो याद रखिएगा कमल शाकर खां। कमल शाकर खां। एक आप याद रखिएगा रुकमा मांगणियार। ये एक विकलांग महिला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक विकलांग महिला कलाकार है। रुकमा मांगणियार का संबंध, नहीं ऐसे पूछेगा आपको, राजस्थान की एक विकलांग महिला रुकमा मांगणियार का संबंध निम्न में से राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र की कौन सी गायकी से है? मांगणियार गायकी से। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है।
ना, गौरी देवी बीकानेर की है, गौरी बाई एक पाली की ओर है, ठीक है। और एक गौरी बाई जो है वो वागड़ की मीरा है, ठीक है कमलेश। ठीक है। नहीं, नहीं सुभाष, अभी जो आ रहे हैं ना वो उसी के तहत भी क्वेश्चन भी तो वैसे ही बनेंगे ना। तो हम ठीक पढ़ रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप निश्चित रहिए। लिख लिया। अब बाड़मेर के अंदर और बालोतरा में एक और जाति है जिसका नाम है लंगा जाति। तो उनके द्वारा जो गायकी की जाती है उसे कहा जाता है आपके लंगा गायकी। क्या नाम है उसका? लंगा गायकी। तो क्वेश्चन यहां से भी बड़ा अच्छा बन जाता है। लंगा जाति है, याद रखना, ठीक है। लंगा गायकी कौन सी जाति द्वारा होती है? लंगा जाति द्वारा। और लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो आपको याद रखना है कि इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है आपके सारंगी। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी। ये जो लंगा गायकी है ये आपके बाड़मेर वे बालोतरा में की जाती है लंगा जाति द्वारा। इसके यदि हम प्रमुख कलाकारों की बात करें तो यहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कलाकारों के नाम है, एक का नाम है अलाउद्दीन खान लंगा, अलाउद्दीन खान लंगा। एक का नाम है आपके फूंपे खान लंगा। एक का नाम है करीम खान लंगा। एक करीम खान निहंग का संबंध कौन सी लोकनाट्य से है? चार बेद से, है ना। टोंक की है वो, लिखो। हाँ, सूरज वो भी शुरू कर देंगे। सुभाष चिंता मत करिए, वो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। कौन सा?
चार वेद से, ठीक है। अगला देखिए, अब जो हम देख रहे हैं वो है आपके ध्रुपद गायकी। देखो, सबसे पहले तो ये समझो ध्रुपद गायकी क्या होती है। ध्रुपद गायकी वे होती है जिसके अंदर ले, ताल और स्वर एक सीक्वेंस में होते हैं, वो क्या कहलाती है? ध्रुपद गायकी। मूलतः यदि हम ध्रुपद गायकी की बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध है ग्वालियर की। कहां की है? ग्वालियर की। और ध्रुपद गायकी के जो प्रवर्तक भी हैं उनका नाम आपने सुना होगा, मान सिंह तोमर। और ये क्वेश्चन आपको राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है कि ध्रुपद गायकी के प्रवर्तक कौन है? मान सिंह तोमर। हमारे राजस्थान में यदि हम बात करें इसकी ध्रुपद गायकी की, तो राजस्थान में इस गायकी का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है आपको जयपुर रियासत में, जयपुर रियासत के अंदर। और याद रखिएगा, राजस्थान में इस ध्रुपद गायकी की एक महिला कलाकार है, केवल एक ही है। और वो नाम देके आपको पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रमुख महिला कलाकार मधु भट्ट का संबंध निम्न में से कौन सी गायकी से है? ध्रुपद गायकी से। और इस ध्रुपद गायकी के राजस्थान में चार खंड हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रियासतें हैं। जयपुर रियासत के अलग अलग भाग हुए ना, जैसे जयपुर हुआ, जयपुर रियासत से अलग टोंक हो गई, जयपुर रियासत से अलग दौसा हुआ, इससे अलग सवाई माधोपुर हुआ। तो फिर ध्रुपद गायकी भी राजस्थान में कितने खंडों में बंट गई? चार खंडों में। ये चार खंड कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, एक तो है गोहरवाणी, एक है आपके नोहरवाणी, एक है आपके खंडारवाणी, और एक है आपके डांगरवाणी या डांगूरवाणी। कभी पुराने पेपरों में ऐसे क्वेश्चन देखिए कि गोहरवाणी और नोहरवाणी या खंडारवाणी का संबंध कौन सी गायकी से है? ध्रुपद गायकी से। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उतारो। हो गया। इस ध्रुपद गायकी को हमने किसी लोकनाट्य में लिखा था क्या?
जयपुरी ख्याल में लिखा था इसको। इसको तमाशा के अंदर भी लिखा था हमने। हमने कहा था इसका प्रभाव दिखाई देता है वहां। चलिए अब देखिए आगे। आगे है आपके एक तालबंदी गायकी। एक होती है आपके हवेली संगीत गायकी, और एक होती है आपके फड़ गायकी। अब देखो फड़ क्या होती है, तो आप सब जानते हैं कि किसी कपड़े या पर्दे पर किसी महापुरुष या फिर लोक देवी देवता या फिर किसी ऐतिहासिक घटना का चित्रांकन वर्णन करना क्या कहलाता है? फड़। बस वो जो चित्रांकन वर्णन किया जा रहा है ना, उसी को बोलते हैं फड़ गायकी। कि फड़ को देख देख कर बांचा जाता है, पढ़ा जाता है, लोगों को बताया जाता है। फड़ गायकी किस जिले की प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है शाहपुरा की। फड़ प्रसिद्ध भी कहां की है? शाहपुरा की। हवेली संगीत कहां की है? देखिए हवेली संगीत का मतलब है कि औरंगजेब ने 1679 के अंदर एक अभियान चलाया था, मंदिर तोड़ो अभियान, संपूर्ण भारत के अंदर। तो उसके तहत औरंगजेब ने जब यूपी के वृंदावन के अंदर प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की मंदिरों को तोड़ना शुरू किया या मूर्तियां भी तुड़वाई, उसी समय मेवाड़ के एक महाराणा थे जिनका नाम था राज सिंह। राज सिंह के समय वृंदावन से कुछ गुस्साई मूर्तियां लेकर आए थे, जैसे श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथद्वारा में स्थापित हुई, या द्वारिकाधीश जी की मूर्ति कांकरोली में स्थापित हुई। इस प्रकार की बहुत सारी मूर्तियां लेकर आए थे। औरंगजेब से बचाने के लिए उन मूर्तियों को हवेलियों में स्थापित किया गया था। हमारा राजस्थानी जो हवेली है ना, उसमें वो मूर्ति को स्थापित किया गया। अब भगवान की मूर्ति रखी हुई है हवेली में, तो सिंपल सी बात है, समय समय पर उसकी पूजा भी करनी होती है। और जिस समय पूजा होती है, जिस समय जो गायन किया जाता था, उसी को क्या बोलते हैं? हवेली संगीत। क्योंकि वो मूर्तियां हवेली में स्थापित थी। तो हवेली संगीत कहां का प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, नाथद्वारा का, राजसमंद। तालबंदी गायकी ये सवाई माधेपुर की है। एक बार इसमें पूछा गया था कि तालबंदी गायकी में किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का यूज लेते हैं? तो इसमें प्रमुख रूप से याद रखिएगा तबला व हारमोनियम उतारी। उतार लीजिए, बस कंप्लीट। तालबंदी का मतलब वही है, एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, एक शेर वो इधर मारता है, एक शेर इधर से बोला जाता है।
तो ये आपके कंप्लीट हो गई। गाय की कंप्लीट इतनी ही शैलियां हैं हमारे राजस्थान में, वो सारी कंप्लीट हो गई। अब एक बिंदु और बचता है कि हमारे राजस्थान में प्रमुख क्षेत्रों में संगीत घराने हैं, तो वो हेडिंग लगाइए संगीत घराने। संगीत घराने क्या होते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के कलाकार होते हैं और वो क्षेत्र विशेष के लिए ही प्रसिद्ध होते हैं और उनको बुलाते भी वो क्षेत्र विशेष के ही हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, वो है आपके पटियाला घराना। अब पटियाला घराना वैसे तो पंजाब का है, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर के पास में एक स्थान है पटियाला, पता है आपको? उस स्थान के जो प्रमुख कलाकार हैं उन्होंने अपना एक प्रमुख रूप से वो मंडली बना रखी है, उसको क्या बोलते हैं? पटियाला घराना। जिसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है एक तो फतेह वे अली बख्श। इन दोनों को कंबाइंड रूप से कहा जाता है आलिया फतू या फतू आलिया। जैसे देखो हमारे मारवाड़ क्षेत्र में क्या है कि कुछ नृत्यांगना बहुत प्रसिद्ध है, तो जैसे रानी रंगीली, नाम सुना है ऐसा? ठुमके लगाती है बहुत जबरदस्त वाली वो। तो उस प्रकार से वो एक क्षेत्र विशेष में है। उसी प्रकार क्या है, जयपुर के पास जो स्थान है पटियाला, यहाँ के जो प्रमुख कलाकार हैं, यहाँ का उनका घराना कौन सा कहलाता है? पटियाला घराना। यहाँ के एक प्रमुख कलाकार भी है, वो है गुलाम अली। गुलाम अली। जैसे देखो आपने एक नाम सुना होगा बिनकर घराना या बिनकार घराना। अब ये भी एक जयपुर के पास में स्थान है बिनकार, उनका स्पेशल घराना है बिनकार घराना, जिसके प्रमुख या प्रवर्तक जो है वो है आपके रजब अली बिनकार। ये कलाकार अपने नाम के पीछे स्थान का नाम भी लगाते हैं, और ये बात है राम सिंह सेकंड के समय की। राम सिंह सेकंड के समय ये घराना आया था। जैसे एक घराना है सेनिया घराना। सेनिया घराना। अब ये सेनिया घराना ना, तो ये सेनिया जाति से संबंधित है, ये जयपुर के अंदर। और इस सेनिया घराना के जो प्रवर्तक हैं वो है सूरत सेन। अब ये सूरत सेन कौन है? ये तानसेन का पुत्र है। तो आपको पूछ लेगा तानसेन के पुत्र जिनका संबंध सेनिया घराने से है, क्या नाम है उनका? सूरत सेन। याद रखिएगा। उतारो ये तीन घराने तो उतारो, पटियाला घराना, बिनकार घराना और सेनिया घराना। उतारिए। सर टॉपिक का नाम क्या? टॉपिक का नाम है ना संगीत घराने।
फिर हाँ? जयपुर घराना। जयपुर घराना तो जयपुर का ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये आता है इनके प्रवर्तक से। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मनरंग खां का संबंध निम्न में से कौन से घराने से है? जयपुर घराने से। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है आपके मोहम्मद अली कोठी। तो क्वेश्चन तो केवल बस इतना ही याद रखना है, मनरंग खां। एक आपको याद रखना है, एक आपने कभी नाम सुना होगा, एक बहुत प्रसिद्ध घराना है अंत्रोली घराना। ये अंत्रोली स्थान है जयपुर में। अंत्रोली घराने की क्या खास बात है? देखो, इसके प्रवर्तक जो हैं एक का नाम है साहिब खां और एक का नाम है अलादिया खां। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि संगीत सम्राट या फिर माउंट ऑफ एवरेस्ट म्यूजिक किसे कहा जाता है? माउंट ऑफ एवरेस्ट म्यूजिक। कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है। किस घराने के प्रसिद्ध कलाकार को माउंट ऑफ एवरेस्ट म्यूजिक कहा जाता है? अलादिया खां, संगीत सम्राट। एक क्वेश्चन इसी अंतरोली घराने से पूछा जाता है कि इसके एक प्रमुख कलाकार हैं जिसका नाम है मानतोल खां। कहते हैं कि जब ये अपने सुर में गाते हैं तो पत्थर भी रोने लग जाते हैं। ये कैसे हो गया? इसीलिए इसे कहा जाता है रुलाने वाले फकीर। ये क्वेश्चन पूछा गया। रुलाने वाले फकीर के नाम से कौन से कलाकार को जाना जाता है? मानतोल खां को, जिनका संबंध है अंतरोली घराने से। संगीत सम्राट कहा जाता है इसे, इन्हीं को, केवल इनको, अलादिया खां को। उतारी।
लिख लिया? लिख लिया ना? देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, फिर हम सोचते हैं ये कहां से आया। तो ये अंतिम टॉपिक से आता है। अब देखो जैसे एक है आपके मेवाती घराना, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे मेवाती घराना कहाँ का है? तो मेवात का। मेवात का मतलब अलवर, भरतपुर और डीग हो गया है। यहाँ के यदि हम कलाकार की बात करते हैं या प्रवर्तक, तो वो है आपके, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गंगे नजीर खां का संबंध कौन से घराने से है। अब ऐसा आपके सामने नाम आता है एग्जाम हॉल में, आप सोचते हैं ये कहां से उठा के आया है, बड़ा अजीब सा लगता है ये नाम। फिर एक है आपके सामने रंगीला घराना। ये रंगीला घराना रंगीला जाति के नाम से है, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। यहाँ के यदि हम प्रवर्तक या कलाकार की बात करते हैं तो उसका नाम है रमजान खां रंगीला। रमजान खां रंगीला। इसके अलावा एक है आपके डागर घराना, इसी का दूसरा नाम है सहारनपुर घराना। डागर एक जाति है और ये भी आपके जयपुर का ही प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख है बहरेम खां डांगर, डागर। एक आगरा घराना है, हमारे साथ राजस्थान के पूर्वी भाग में है, पूर्वी राजस्थान। इसके प्रमुख कलाकार का नाम याद रखना, एक का है नन्हे खां, एक का है सलीम खां। बस ये उतार लीजिए और इसी के साथ आपके ये कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है आपके गायन शैलियां और संगीत घराने। ठीक है, पहले आप आपकी पूरी क्लासें देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कौन सा टॉपिक। अच्छा, एक टॉपिक जो बार बार आपके जहन में आ रहा होगा, महल। महल में आपको हिस्ट्री के अंदर जब राजा पढ़ाऊंगा तो कौन सा राजा कौन सा महल बनाएगा ये हम लिखेंगे। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे महल किलों के अंदर आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है। महल चाहे सिसोदिया रानी का महल कहां पर है, जयपुर में किसने बनाया, तो सवाई जय सिंह ने किसकी याद में बनाया, तो चंद्र कंवरी की याद में, सारा कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वो इतिहास के समय आपको महलों के बारे में बताऊंगा। और मेरे हिसाब से आपके लिए कोई टॉपिक है नहीं है, तो भी आप एक बार 2 दिन आराम से इस आपकी पूरी प्ले लिस्ट को देखिएगा। ठीक है, यदि हस्तकला और किले किसी के नहीं हुए हैं तो भी चिंता नहीं करनी है, वो भी आपके हो जाएंगे। ठीक है।
देखो बिल्कुल हरविलास शारदा, इतिहास में एक टॉपिक लगता है वक्तित्व, उस वक्तित्व में आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है दीप्ति, तो कल आपको 9 बजे आना है, ठीक है। 9 से 11 लगेगी आपकी ज्योग्राफी की क्लास, ठीक है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, आ जाएंगे कल, तो आ ही जाएंगे, 9 बजे आना है ना तो, ठीक है। तो आप देखिएगा आराम से कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं। बिल्कुल चिंता मत करिए, जिनके मैंने पहले ही बोल दिया हस्तकला और किले नहीं हुए हैं उनके आ जाएंगे, उनको चिंता नहीं करनी है। बाकी सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। आपको फिर भी लग रहा है कोई टॉपिक ऐसा है तो चिंता मत करिए, अभी कौन सा हमने पूरा कोर्स पढ़ लिया है, कुछ बाकी हैं। बिल्कुल पशु मेले आपको लिखाएंगे, लेकिन पशु मेले पशुधन में लिखाऊंगा मैं, ठीक है। चिंता मत करिए, ज्योग्राफी में सब लिखा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ शब्दावली बीच बीच में आ रही है ना जियोग्राफी में, बता रहे ना आपको बजादा क्या होता है, थली क्या होता है, ठीक है। नहीं बोलिए, टॉपिक हो गया है, आप देखिएगा वापस प्ले लिस्ट को, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।